साथियों, पार्टी के कैंडिडेटों और जो भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको तब का क्रांतिकारी अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम है कि कल से 12 तारीख से कॉमरेड ठाकुर जी के स्मृति दिवस से पार्टी के CPIM का जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उससे हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और कल राज्य सचिव ने कॉमरेड ठाकुर जी के संघर्षशील जीवन के बारे में और उनके समय में जो भूमि आंदोलन राज्य भर में हुए और फिर हमारे सामने जो भी राजनीतिक चुनौतियां हैं उसके बारे में भी उन्होंने बातें की। आज मैं आपके सामने भाजपा जी का जो 15 वर्षीय शासनकाल है उसके जो विकास की बातें होती हैं, उसका सच क्या है, विकास का चेहरा क्या है, ये विकास है क्या, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज भी जब मुख्यमंत्री का एक बड़ा सा वक्तव्य छपा है और उन्होंने बहुत गर्वीले ढंग से घोषणा की है कि हमने लगातार काम किया है, लगातार बिहार का विकास हुआ है और फिर अगली बार हमको बिहार की जनता अगर हमारा चुनाव करती है, हमको मौका देती है, तो हम इसी तरह से विकास का काम करते रहेंगे। अभी अगर हम देखें तो हाल के वर्षों में जितने भी सत्ताधारी दल के लोग हैं, पूंजीवादी पार्टियों के लोग हैं, वो लगातार विकास की बात कर रहे हैं। और अभी अब जबकि बिहार का विधानसभा चुनाव करीब है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, तो उसके पहले ये विकास का तोमार बांटा जा रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें विकास के बारे में कही जा रही है। अब सवाल है, और ये जब विकास की बात करते हैं तो वो जो पिछला 15 साल है उसके आधार पर तुलना करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। अब ये जो इनका 15 साल है उसकी उपलब्धियां क्या है, उस पर इन्होंने क्या किया है, उस पर बहुत बात नहीं कही जाती। पिछले दिनों नहीं हुआ, इस पर ज़्यादा चर्चा होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो 15 वर्ष का शासन है नीतीश कुमार जी का, तो शुरुआती दौर में उनके विकास की खूब चर्चा हुई। खास करके यहाँ का जो पूंजीवादी संचार माध्यम है उसने विकास का खूब ढोल पीटा और उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू के नाम से नवाजा गया। ये भी हुआ कि विकास जो GDP दर है, सकल घरेलू उत्पाद, वो लंबे समय तक बताया गया कि 10 से 11%, 13% तक विकास दर है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और इस पर ढेर सारे लेख अखबारों में लिखे गए, विकास की बड़ी बड़ी चर्चा है। दरअसल हमको विकास को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी जो ये अवधारणा है उसको समझें। किस तरह का विकास? दरअसल नवोदारवादी दौर में ये जो विकास की अवधारणा है, इसके केंद्र में मनुष्य नहीं, उसके केंद्र में सिर्फ मुनाफा। और ये अवधारणा
अमेरिका से चलकर पूरी दुनिया में फैली है, क्योंकि पूरी ये नवोदारवाद की अवधारणा, जिसको वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से जाना जाता है, और हम सब लोग जानते हैं कि वर्ग आधारित समाज में जो विकास होता है उसका भी वर्गीय चेहरा। तो हमको इस विकास के वर्गीय चेहरे को भी समझना बहुत जरूरी है। और हम सब लोग जानते हैं कि सभ्यता के शुरू से ही जब से वर्ग विभाजन हुआ, समाज में वर्गीय समाज का गठन हुआ, उसके बाद से समाज बदलाव के विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ हम लोग अब ये पूंजीवादी दौर में है। और पूंजीवाद का जो ये लंबा दौर है, और उसमें संकट तो पूंजीवाद में शुरुआती दौर से ही रहा है, लेकिन आज का जो संकट है, नवोदारवादी दौर का संकट, ये अब संस्थागत संकट है। और इस संकट का हल पूंजीवाद में संभव नहीं। इसका हल सिर्फ समाजवाद है। और हमने ये भी देखा है कि ये आज इसका जितना अमानवीय चेहरा है, वो चेहरा हम लोगों के सामने है। और अभी जो ये महामारी फैली, इसने इस चेहरे को और उजागर कर दिया। और इसने ये भी साबित किया कि जो समाजवादी मुल्क हैं, जो समाजवादी व्यवस्था है, वो एक बेहतर व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था है, और उसके केंद्र में मनुष्य है। तो ये जो बातें लोगों के सामने आई हैं, इसको समझते हुए, और खासकर क्यूबा जैसा छोटा मुल्क, जिसने अपने यहाँ से डॉक्टरों को दर्जनों देशों में भेजा है, यहाँ तक कि इटली जैसे विकसित देश में भी उसने डॉक्टर को भेजा, और उन्होंने जाकर के वहाँ पर कोरोना से लड़ने में मदद की। और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ऐसे गरीब मुल्कों की जो बहुत ही संकट में है, उनकी सहायता होकर। तो और भी जो समाजवादी मुल्क हैं, उन मुल्कों ने दूसरे देशों की सहायता की है। और इससे ये पता लगता है कि आज के इस संकट का हल सिर्फ समाजवाद। ये पृष्ठभूमि समझने के लिए मैंने इतनी बातें की, जिससे सब लोग परिचित हैं, जान रहे हैं। लेकिन हमको विकास के, बिहार में जो विकास का जो पूरा ताना माना है, इसको समझने की जरूरत है। और इसके वर्गीय जो ढांचा है इसका, उसको समझना जरूरी है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार का विकास, पहले तो जिस विकास की बात की जा रही है, वो बहुत निम्न स्तर से ऊपर की ओर गया। इस बात को भी हमको जानना है। और हम इस विकास की चर्चा को एक एक सेक्टर वाइज करेंगे, क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ा सवाल है, वो है सवाल, वो जुड़ा हुआ है विकास, कृषि के विकास के साथ। और कृषि के साथ उसकी जो संरचना है, जो वर्तमान संरचना है, उसको तोड़े बगैर कृषि का विकास उस रूप में संभव नहीं। और यह संरचना अगर हम कहें तो 1950 के दशक में इस बिहार में भूमि सुधार के लिए कानून बना। सबसे पहले बिहार में कानून बना, लेकिन वो कभी लागू नहीं। और लागू नहीं होने के
पीछे यहाँ पर जो बिहार के संदर्भ में कहें तो दरअसल पूरी तरह से ये राजपाट सामंतों के पक्ष में रहा और कभी भी भूमि सुधार को लागू नहीं होने दिया। प्रयास हुए, कानून में बदलाव हुए, जो कुछ भी जमीन पर लागू हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भूमि आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है और वो लोगों ने लड़ करके हासिल किया। कानून में भी बदलाव जो हुआ उसके लिए भी संघर्ष की, जो संघर्ष हुए बिहार में 70 के दशक में हो, 60 के दशक में हो, फिर 90 के दशक में हो, इन संघर्षों ने शासक वर्ग को मजबूर किया कुछ कानून बनाने के लिए, लेकिन उसे लागू नहीं होने दिया। और हम देखते हैं कि वो जो ढांचा था वो बरकरार रहा, मतलब शोषण आधारित जो ढांचा था कृषि का, और कृषि में जो ऊपर से परिवर्तन करने की कोशिश है वो भी बहुत धीमी रफ्तार से है यहाँ। तो कृषि संकट यहाँ पर बरकरार, कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ी, यहाँ पर कृषि में जो निवेश होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि निवेश करता क्यों? सरकार ने अपनी तरफ से कृषि में निवेश नहीं किया, जो मालिक थे उन्होंने निवेश नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कृषि जो है वो किसानी जो होती है वो करने वाले लोग आमतौर पर बटाईदार होते हैं और उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती कि वो उसमें उस तरह से निवेश कर सकें, क्योंकि उनको कब हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस तरह से कृषि लगातार संकट के दौर से, और कृषि जब संकट में है तो बिहार जैसे राज्य में हम विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिहार का जो हम संकट देखते हैं ये कृषि संकट से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम उसके साथ उसकी जो उत्पादकता है वो दूसरे तमाम राज्यों से बहुत कम है। हम बीमारू राज्य में भी हमारी जो उत्पादकता है वो बहुत कम है और पंजाब से तो तुलना आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य से भी हमारी उत्पादकता कम है, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, पानी की प्रचुरता है, हमारे यहाँ श्रमिक हैं बड़ी संख्या में, जो काम करने वाले बहुत ही लगातार पसीना बहाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है और इसीलिए जो कृषि का संकट है इसने और भी दूसरा संकट पैदा किया है जिसको हम पलायन के रूप में लेते हैं। बड़ी संख्या में कृषि मजदूरों का पलायन जो दूसरे राज्यों में होता है वो कृषि संकट ने ही पैदा किया। और अगर कुछ जिसको हम कहते हैं कि कहीं पर कुछ बढ़ोतरी हुई तो उसमें जो इंडिविजुअल किसान है उसने अपने स्तर से जो कुछ प्रयास किया है तो कहीं कुछ हमको दिखाई पड़ता है कि बहुत अच्छा फसल की उत्पादकता बढ़ गई, लेकिन आमतौर पर कृषि को जब हम संपूर्णता में देखते हैं तो आज भी उत्पादकता हमारी बहुत कम है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है भूमि सुधार का नहीं। आज स्थिति क्या हो गई? नीतीश कुमार की सरकार ने भूमि सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा गया कि भाई ये जो भी
बंदोपाध्याय जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में भूमि सुधार हुआ था। अब हम उनको ला रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और उसका जो रिकमेंडेशन होगा उसको हम लागू करेंगे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई 22 लाख एकड़ जमीन है जिसका बंटवारा हो सकता है और इतने ही परिवार हैं जिनको 1-1 एकड़ जमीन दी जा सकती है। लेकिन नीतीश जी ने क्या कहा, जब चारों तरफ से हमला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको बट्टे खाते में डाल दिया, चर्चा करना ही बंद कर दिया। और अभी हाल में जब विधानसभा में इनसे पूछा गया कि भाई भूमि सुधार का क्या हुआ, या जमीन के बारे में जो आपने कहा है गरीबों को बांटने की बात, आवास के लिए जमीन देने की बात जो आपने कहा है वो क्यों नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि भाई जमीन ही नहीं है बिहार में, इतनी जनसंख्या है, अब यहाँ जमीन कहाँ। तो वो जो 22 लाख एकड़ जमीन बंदोपाध्याय कमेटी ने खोज करके निकाला था, वो जमीन कहाँ चली गई, इसका जवाब कौन देगा। तो ये एक जो पूरी तरह से, और ये हुआ है जो तथाकथित सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं जो सत्ता में आई हैं, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। जबकि ऐसी जो जिसको हम में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और जो और भी उससे नीचे तबके के लोग हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिला, वही सबसे ज्यादा लाभान्वित हो। लेकिन पूरी तरह से इन लोगों ने, या सामाजिक न्याय की जो भी धारा है, चाहे लालू प्रसाद हो या फिर नीतीश कुमार आए, इन लोगों ने भूमि सुधार को लागू नहीं होने। इस बीच में कुछ परिवर्तन हुए हैं ग्रामीण स्तर पर, अलग से उस पर चर्चा हो सकती है। कहीं न कहीं ये जो जिस शक्तियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो अपना इंटरेस्ट है जमीन से जुड़ा हुआ, उसको देखते हुए इन तमाम लोगों ने जो यथास्थितिवाद है उसको बरकरार रखने का काम किया। और इसने बिहार में विकास की गाड़ी को रोक दिया। यहाँ पर बिहार में जो फसल, हमारा जो आपका जो सब्जी पैदा होता है, उसमें हम तीसरे नंबर पर हैं पूरे देश में। लेकिन उसका 40% जो सब्जी है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसका विपणन नहीं हो पाता। तो ये इसके लिए क्या किया गया, क्यों नहीं कोल्ड स्टोरेज बनाया गया, जो कोल्ड चेन हम कहते हैं, उसमें क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया गया, उसमें क्यों नहीं निवेश हुआ, क्यों नहीं सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया गया। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो कृषि सुधार है, कृषि को, और ये कृषि सुधार का मतलब होता है कि ग्रामीण लोगों के आय का स्रोत बढ़ना। और जब ग्रामीण लोगों के आय का स्रोत बढ़ेगा तो फिर वो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उसकी खरीद बढ़ेगी, बाजार बढ़ेगा और इससे विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ का जो कृषि संकट है, इसने बिहार को एक सस्ते श्रमिक का बाजार बना दिया है। सस्ता श्रमिक यहाँ का देश भर में फैला, और ये सबसे हमको देखने को मिला अमानवीय दृश्य, जिसको कि बिहार सरकार बार बार कह रही थी कि खास करके नीतीश कुमार लगातार बोलते थे कि हम रोक देंगे, पलायन नहीं होगा, हम यही काम देंगे। और इस बीच में पलायन पर चर्चा ही रुक गई थी। लेकिन जब ये महामारी हुई और जब लाखों लोग, आमतौर पर बिहारी मजदूर
देश के विभिन्न हिस्सों से जब घर की ओर लौटने लगे तो पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो भूख प्यास पुलिस की मार सहते हुए सैकड़ों लोगों की जाने गई। 2 महीने तक वो दृश्य लोगों ने देखा और पूरी तरह से बिहार सरकार के जो दावे थे उसका खोखलापन सामने आ गया कि बिहार सस्ते मजदूरों का एक सप्लायर है, आपूर्ति करता है और उसके प्रति बिहार सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदार। अभी हम उस पर नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जो पलायन का मामला है सीधे सीधे कृषि संकट से जुड़ा हुआ है और कृषि आधारित जो उद्योग हम स्थापित कर सकते थे। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारे यहाँ फल का उत्पादन, अच्छा फल, चाहे वो आम हो, लीची हो या फिर मखाना, जो हम एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए, बिहार के लिए बहुत कीमती फसल है। तो आम की जितनी वैरायटीज है यहाँ, फिर जो हम शहद का उत्पादन करते हैं, तो इस सब के लिए जो मार्केटिंग होनी चाहिए, इसके लिए जो बाजार तैयार करना चाहिए, उसके प्रोसेसिंग का यूनिट हर जगह खड़ा करना चाहिए। उससे जो एक तरह का खेती आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, वो बातें तो हुई नहीं। आज विकास का दम भराया जा रहा है। विकास जो आज भी मुख्यमंत्री ने जिस बात की घोषणा की, जिस बात को दोहराया, उस विकास में 4 लेन सड़कें हैं, हाईवेज हैं और इस पर उन्होंने बहुत गर्वीले ढंग से कहा कि हमने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें तैयार की हैं। अब 6 घंटा में कहीं से भी पटना पहुंचा जा सकता है। निश्चित तौर पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में सड़कें बनी, पुल बने। ये और बात है कि आज पुल का उद्घाटन होने वाला था और जो पहुंच पथ था वो पानी में बह गया। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ। तो उससे ये भी पता लगता है कि इस तरह के काम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार भी है, कितनी लूट है। लेकिन खैर, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि रोड्स बने हैं, हम कहेंगे कि बिजली की पहुंच भी बढ़ी है। लेकिन आज भी बिजली की खपत कितनी है? पूरे देश की तुलना में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर यूनिट बिजली की खपत 350 किलोवाट से ज़्यादा नहीं है, जो अगर दूसरे राज्यों से हम बात करें तो वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि चूंकि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, औद्योगिक इकाइयाँ नहीं है, औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं है, इसलिए बिजली की खपत पर यूनिट जो होनी चाहिए वो बिजली की खपत नहीं है। तो ये जो है, इससे एक जो विकास का एक बड़ा सवाल है जो कृषि से जुड़ा हुआ है और उसका जो संकट है, उस संकट का हल इस 15 वर्ष में निकालने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और आज जो हम देख रहे हैं, जो किसानों की हालत है बिहार में, प्राकृतिक आपदा से भी किसान लड़ते रहते हैं। कभी बहुत बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई। एक हिस्से में अगर बाढ़ होती है तो दूसरा हिस्सा पानी के लिए तरसता रहता है। तो ये सब बातें हैं और इसका कोई समाधान, जल संरक्षण कैसे हो, बाढ़ से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाएं। हम जानते हैं कि बाढ़ से उपाय के बारे में सिर्फ यही होता है कि जब बाढ़ आने लगती है तो बांध पर मिट्टी डाला जाता है, उस नाम पर बड़ी लूट होती है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये भी जो सरकारी पैसा आता है उसकी लूट, उसका बंदरबांट बहुत ज़्यादा होता है। इससे जो जमीन पर वो काम होना चाहिए वो काम भी नहीं हो पाता है और अंतर उससे हादसे होते हैं और लोग और भी ज़्यादा परेशान होता है। हर वर्ष बिहार में
न सिर्फ फसलों की क्षति होती है बल्कि नए सिरे से बड़ी संख्या में जो गांव के गरीब हैं उनको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। अभी वो बाढ़ की विभीषिका से पूरा का पूरा हमारा जो उत्तरी बिहार है वो उसमें 70 लाख के करीब लोग उससे प्रभावित हैं और हम सब लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या सुलूक सरकार कर रही है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये तो जो कृषि में इनके दावे हैं और कृषि में बहुत सारा कृषि रोड मैप वगैरह की चर्चा होती रही है, लेकिन उसका हश्र क्या है, क्या हुआ उससे? जो किसान हैं उनको न तो इंस्टीट्यूशनल लोन मिलता है, संस्थागत ऋण जो मिलना चाहिए वो ऋण नहीं मिलता है। आज भी वो महाजनों पर निर्भर होते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। उनको जो है उनका जो जिस रूप में किसानों के उत्पाद का खरीद होना चाहिए, खरीद के भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ही बिहार के बारे में है, बहुत कम खरीद हो रहा है, सरकार खरीद ही नहीं रही है। तो जब खरीद नहीं रही है तो फिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है, उसका कोई लाभ किसानों को मिलता नहीं है। औने पौने दाम में किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। तो ये कृषि संकट है और इसका हल निकालने में ये पूरी तरह से अक्षम रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए कि यहाँ पर जो सामंती संबंध है और जो सामंती शक्तियाँ हैं उसके तालमेल से ही ये तथाकथित सामाजिक न्याय के जो लोग हैं वो सत्ता में बने हुए हैं। उनके लिए उसको खत्म करके उसकी सत्ता को चुनौती दे करके आज ये तथाकथित सामाजिक न्याय के योद्धा सत्ता में नहीं रह सकते। तो ये जो है कृषि संकट का मामला है। अब दूसरा मामला है जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो बिहार में औद्योगिकरण हुआ ही नहीं। औद्योगिकरण के लिए बहुत सारा इनकी मीटिंगें बहुत हुई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग खड़ा करने के लिए नहीं आया। आईटी सेक्टर वगैरह की भी बड़ी बड़ी बातें हुई कि हम यहाँ पर, इन्होंने ज़मीन भी उसके लिए तैयार किया और कहा कि अगर कोई 5000 करोड़ यहाँ पर लगाता है और 500 लोगों को नौकरी देता है तो हम जो है उसके लिए सारी सुविधाएं देंगे, सारी बातें हुई, लेकिन कोई यहाँ पर उद्योग लगाने नहीं आया। और तो ये जब औद्योगिकरण नहीं है तो जाहिर है कि बेरोजगारी भयंकर है। तो ये इसलिए विकास इस रूप में है, विकास इस रूप में है कि लोगों ने कुछ जो सर्विस सेक्टर है, जो हमारा सेवा के जो काम है, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये सब जरूर हुआ। हाईवेज बने हैं तो हाईवेज के किनारे कुछ ढाबा खुल जाता है, कुछ दुकानें खुल जाती हैं उसके दोनों तरफ, और वो जो है कुछ उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, अपना काम लोग करते हैं, ये होता है। लेकिन ये जो पूरा हाईवेज का कंसेप्ट है इसको भी हमको समझना चाहिए। ये जो हाईवेज बन रहे हैं, जैसे एक बात से हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में रेल शुरू किया, तो रेल शुरू इसलिए नहीं किया कि इससे भारतीय लोगों को बहुत सुविधा हम देने जा रहे। रेल इसलिए शुरू किया गया कि वो जो पोर्ट से और दूसरी जगह से जो वो बाहर से इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है यहाँ के बाजार के लिए, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यातायात, विकसित यातायात चाहिए था। इसीलिए 1883 से जो रेल का लाइन बिछना शुरू हुआ, तो वो पूरे अंग्रेजी काल में रेल लाइन पूरे देश में बिछाया गया। और उसके पीछे उसका जो व्यावसायिक मामला था वही मुख्य बात। ये बात और है कि उसका लाभ देशवासियों को मिला,
यातायात की सुविधाएं हुई, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ये उसका जो सेकेंडरी बेनिफिट हम कर सकते हैं। मुख्य बात थी कि अंग्रेजों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना था और उसके लिए उसको यातायात की आवश्यकता थी, रेलवे की आवश्यकता थी, लेकिन उसका फायदा यहाँ देशवासियों को भी मिला। उसी तरह से जब यहाँ पर 4 लाइन बनता है, 6 लाइन की सड़कें बनती हैं, तो उसका फायदा बिहार के लोगों को मिलता है। इस मामले में वो एक तरह से वो उस रूप में हमको उस विकास को हम देख सकते हैं। लेकिन उसका जो जिसको हम कहेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उसके पीछे है, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उसको हमको समझना चाहिए कि ये जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो आधारभूत संरचना हम करते हैं, अगर आप सब लोगों ने जो पढ़ते हैं, प्रभात पटनायक ने एक बार इस पर लिखा था कि जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं वो जिस तरह की विकास की हमारी अवधारणा होती है, उसी तरह से हम उसी तरह की आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये जो जिस तरह के हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे वो जो हमारे यहाँ का नव उदारवादी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, फिर जो तैयार माल है उसको जल्दी से तेजी से एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुँचाने, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने, सबके लिए जो सड़कें चाहिए, यातायात की व्यवस्था चाहिए और बड़ी सड़कें, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस पर दौड़ेंगी, तो इसके लिए उस तरह के 6 लाइन रोड्स और हाईवेज और फिर जो एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। ये पूरा मॉडल जो है, जो अमेरिकी विकास का मॉडल है, जिसके पास, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेरिका में जितना बड़ा क्षेत्र है और जितनी ज़मीन उसके पास है, उस हिसाब से उसने जो और फिर जो पूरी दुनिया से के रिसोर्सेज को उसने लूटा है, वो जो उसका उस आधार पर जो पूंजीवाद का विकास अमेरिका में हुआ है, तो हम उसी रास्ते पर यहाँ पर भी उसी रूप में उसको लागू करना चाहते हैं और उसी हिसाब से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं, उसी तरह से बनाना है। तो ये उसका वर्गीय स्वरूप है, इसको भी हमको समझना चाहिए। असली बात क्या है कि हमारे बिहार राज्य की ज़रूरतें क्या है। एक तो कृषि के बारे में हमने बातचीत की। हमारी ज़रूरत है कि बिहार में लोगों के लिए आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये बेसिक चीज़ है। ये है जिससे कि हम, और फिर लोगों की जो भूख है, भूखमरी की जो समस्या है, जो कुपोषण की समस्या है, उससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए। तो ये 15 साल में का जो पूरा विकास का मॉडल है, उसमें इन सवालों को किस रूप में देखा गया है, इस बात को हमको समझने की जरूरत है। तो हम समझते हैं कि चूंकि कृषि संकट का हल नहीं हुआ, इसलिए उसने तमाम जो दूसरी समस्याएं हैं उसको एक हद तक उसी रूप में बरकरार रखने में मदद की है। सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों में अगर आप देखें तो उसका जो लाभ है, वो लाभ आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि बिहार खास करके नीतीश कुमार की सरकार ने पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर होकर, जो नौकरशाह, उस पर निर्भर होकर के उन्होंने नीतियों को लागू करने का प्रयास किया। जनतांत्रिक समाज में जो आम जनता को इन्वॉल्व किया जाता है, आम लोगों को जो शामिल किया जाता है, जो हमारे निचले स्तर की जो चुनी हुई इकाइयां हैं, उन सब को जिस रूप में शामिल किया जाता है, और उसमें जो दूसरे अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, उसके साथ भी जो संवाद किया जाता है और डिफरेंट लेवल पर उसको भी जो जोड़ने की कोशिश होती है, यह सिरे से है। खुद उनकी पार्टी के भी जो लोग हैं, उनको भी इस तरह के कामों में लगाने के लिए कोई योजना 15 साल में नहीं रही।
कहने का मतलब कि आम जनता के प्रतिनिधि और आम जनों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ा है। और इसीलिए जितनी भी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं का जायजा आप लीजिए। पहले बहुत बड़ी बड़ी बात हुई, कुछ अच्छी बात भी हुई, उसकी भी चर्चा हमको करनी चाहिए। जैसे शुरुआती दौर में शिक्षा के बारे में हुआ कि भाई जो रिक्रूटमेंट है छात्रों का वो बढ़ा, बच्चियों को साइकिल दिया, उसका एक अच्छा असर हुआ, एक एम्पावरमेंट हुआ। हम समझते हैं कि बच्चियों को साइकिल पर स्कूल जाते हुए हम लोगों ने देखा और उससे जो एक तरह की का उसको साहस मिला, वो अच्छी बात थी। रिक्रूटमेंट भी बढ़ा, इनरोलमेंट बढ़ा, बच्चों का जो नामांकन है उसमें बढ़ोतरी हुई। ये जो मिड डे मील है वो सब का भी असर हुआ, उसने भी नामांकन को बढ़ाने में एक भूमिका निभाई। लेकिन आप प्राइमरी लेवल के बाद जब सेकेंडरी लेवल में आते हैं तो हमारा जो रिटेन करने की क्षमता है, मतलब छात्र आगे बढ़ें वो क्षमता घटते चली जाती है। जो रिपोर्ट है कि शुरुआती दौर में जब 83% लोग का नामांकन हो रहा था, वो सेकेंडरी लेवल तक आते आते वो 54% रहा। और जो लोग बाहर रह गए स्कूल से, उसको जोड़ने की फिर कोई कोशिश नहीं हुई। तो जिसको हम कहते हैं कि भाई, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आधारभूत संरचनाएं खड़ी की गई, स्कूल्स बने, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता का जहां तक सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, तो बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं बिहार के बारे। असर नाम की जो संस्था है वो बार बार शिक्षा के बारे में सर्वे करती है, और बिहार के शिक्षा की रिपोर्ट बहुत ही बुरी है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी चर्चा जब हम करते हैं तो वो सबसे निचले स्तर पर हम अपने को पाते हैं। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हम बहुत ही निचले स्तर। हम किससे तुलना करें? हम उन राज्यों से तुलना करते हैं जो हमारे करीब हैं, जिसको बीमारू राज्य भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसमें भी हमारी स्थिति बुरी है, हमारी स्थिति अच्छी है। तो जिसके बारे में, शिक्षा के बारे में भी आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की, तो शिक्षा का जो चेहरा आया है वो बहुत ही बुरा है, और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से तो हमारी बहुत ही बुरी स्थिति है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को दूसरे वर्ग में जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने की क्षमता नहीं है, जोड़ने, घटाने, गुना भाग करने की क्षमता नहीं है। तो ये जो गुणवत्ता है शिक्षा की, और ये शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक हुआ है। जो यूनिवर्सिटीज की स्थिति है, जो और उसका दूसरा पक्ष है कि जब सरकार इस मामले में पीछे गई है तो उससे जो निजी संस्थाएं हैं वो बहुत फलफूल हुई। बड़ी संख्या में वो निजी स्कूल, उसमें बहुत महंगे स्कूल भी हैं, और ऐसे स्कूल हैं जिसमें पढ़ाई के दृष्टिकोण से उसकी गुणवत्ता भी बहुत निचले दर्जे की है, लेकिन वैसे स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और ऐसे भी लोग जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, वो भी अब सरकारी स्कूलों में जाने के बजाय वो भेजते हैं कि अपने बच्चे को थोड़ा भी अगर पैसा है तो वो निजी स्कूलों में भेजते हैं। हालांकि निजी स्कूलों
में ज़्यादातर निजी स्कूलों की पढ़ाई भी स्तरीय पढ़ाई नहीं। तो ये हुआ है कि जो हमको शिक्षा के क्षेत्र में जो हमको पैसा खर्च करना चाहिए था उसके लिए फिर जो शिक्षकों की जिस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक जिस रूप में होने चाहिए, उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए वो कोई प्रयास नहीं हुआ और इसके चलते शिक्षा की बहुत दुर्गति है, बहुत बुरी अवस्था है। हम जानते हैं कि शिक्षा, बिहार के लोग परिश्रमी होते हैं, हमारे यहाँ के लोग बाहर जा करके और यूपीएससी के एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में वो अच्छा करते हैं, लेकिन इससे बिहार की स्थिति को हम नहीं समझते। हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डीएम, एसपी और ये पैदा हो, लेकिन जो आम शिक्षा है, जो आम लोगों को शिक्षा मिलती है, वो बहुत ही निचले स्तर की है और एक तरह से उनको शिक्षा से वंचित किया है। वो पढ़ भी रहे हैं लेकिन वो पढ़ करके अपढ़ बन रहे हैं और ये विकास में बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, यहाँ पर उसके लिए शोध और दूसरी चीज़ें, जो रिसर्च वगैरह की जो संस्थाएं हैं उसका विकास नहीं हो, तो हम बिहार के विकास की कल्पना उस रूप में नहीं कर सकते। हम जो आईटी सेक्टर डेवलप करने और सब की बात करना चाहते हैं, तो हमको जो आईटी प्रोफेशनल्स और इस तरह के लोग जो खड़े करने हैं, पैदा करना, उसके लिए हमको अच्छे इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है और आधारभूत संरचना को भी पूरी तरह से ठीक करना है, अच्छा करना है। इसके लिए ज़्यादा पैसा भी चाहिए और पैसा के साथ साथ जो उसके साथ विजन होता है, जो एक दृष्टि होती है, एक शिक्षित समाज बनाने की जो कल्पना होती है और जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की जो कल्पना होती है, वो सिरे से जाए। और बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत ही बुरी है। उसी तरह से हम ये कहा गया है कि भाई शिक्षा पर जो खर्च होता है वो भी घटा है। पहले 6.3% था, वो घट करके 4.7% हो गया। और ये जो अब अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म में अगर पहले 100 रुपया खर्च होता था तो अभी अब 500 रुपया खर्च होता है, तो 500 रुपया ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो मुद्रा प्रसार है उसको अगर आप देखिएगा तो देख करके आपको पता लग जाएगा कि शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है वो घट रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। और उसको हम देखते हैं बहुत तरह से, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, कॉलेज में जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें उपकरण नहीं होते हैं, छात्रों को पुस्तकें नहीं मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जो अवस्था अराजकता हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो इसी के साथ उसका जुड़ाव है। तो ये बहुत ही गंभीर, जो कोई भी जो विकसित होना चाहता है राज्य, उसमें अगर शिक्षा इस दुरावस्था में चली जाए तो हम समझते हैं कि ये बहुत गंभीर बात है और इसका कोई जवाब अब कम से कम इस सत्ता के पास नहीं है, नीतीश कुमार जी के पास नहीं है कि क्यों शिक्षा की ये बदहाली हुई, क्यों यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बारे में ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और फिर जो है हम आते हैं स्वास्थ्य के सवाल। स्वास्थ्य का सवाल भी जो हमारे लिए बहुत ही गंभीर सवाल है। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जैसे शिक्षा आवश्यक है वैसे स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए हम एक हॉस्पिटल के बारे में आपको बता करके उसी से आप कल्पना कर लीजिए कि बिहार के और हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है। मुजफ्फरपुर का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में ही 150 बच्चे वो इंसेफ्लाइटिस से मरे, उनकी जाने गई।
और हर साल मुजफ्फरपुर में अभी भी इस साल भी घटना घटी है, 6-7 बच्चे तो बच्चों ने दम तोड़ दिया है। तो वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल है उसमें 160 बेड का हॉस्पिटल है, 500 से 600 मरीज रोज हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ होना चाहिए 38 नियतकालीन डॉक्टर, 52 नर्सेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ मात्र 12 डॉक्टर हैं, जिसमें 24 पार्ट टाइम डॉक्टर्स भी हैं। तो दोनों जोड़ दीजिए तो 36 हुए, उसमें 24 जो है वो पार्ट टाइम डॉक्टर्स, 28 नर्स है। आईसीयू के लिए 4 डॉक्टर होना चाहिए तो 1 ही डॉक्टर। तो ये हालत है, उससे आप पता लगा लेंगे। आप अपने अपने जिला के जो अस्पताल हैं उसको जाके देख लीजिए, तो बिहार का पूरा चेहरा सामने आ जाएगा। और अभी तो अस्पतालों की सारी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो पीएमसीएच, एनएमसीएच से लेकर के राज्य के हर जिलों के अस्पतालों की कहानी हम लोग देख सुन रहे हैं। ये क्या दुरावस्था है। डॉक्टर्स कितने कम हैं, नर्सेस कितने कम हैं। आपको पता होना चाहिए कि WHO कहता है कि 1000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में, पूरे देश में 11,000 पर 1 डॉक्टर। बिहार की और बुरी अवस्था, यहाँ 17,500 पर 1 डॉक्टर है, कुछ लोग कहते हैं 28,000 पर 1 डॉक्टर है। तो ये है दुरावस्था, डॉक्टर्स नहीं, और नर्सेज भी उसी तरह से, उसकी संख्या भी बहुत कम है। तो कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो बड़ी महंगे महंगे हॉस्पिटल्स बिहार के हर जिलों में आपको मिल जाएंगे, जहां पर बहुत ही मोटी फीस वसूली जाती है, बल्कि एक्सटॉर्शन होता है, जबरदस्ती उनसे वसूला जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके हम साक्षी रहे हैं कि कोई व्यक्ति मर गया और उस घर वालों को लाश नहीं दी जा रही है, पहले इतना पैसा दे लो तब तुमको लाश मिलेगी। इस तरह की घटनाएं आम हैं। और हमने ये भी देखा इस पूरे कोरोना काल में कि जो राज्य संचालित हॉस्पिटल्स हैं वही सेवा में लगे, प्राइवेट क्लिनिक्स में इलाज नहीं हो रहा, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद है। अब कुछ लोगों को कहा गया है कि आप इलाज कीजिए, तो उसमें भी बहुत कठिनाई है, वो कोई रिस्क लेकर के काम करना नहीं चाहते। तो ये जो है स्वास्थ्य का, और अभी हिंदू में जो रिपोर्ट छपी है उसमें IMA के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा 19 डॉक्टर मर गए, कोरोना से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वो एक डाटा है, वो बहुत डराने वाला डाटा है। वो जो है वो बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है ये यहाँ पर मरने वाले डॉक्टरों का प्रतिशत 4.42 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.5%। 19 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और 250 संक्रमित। अच्छा, ज्यादातर जो सरकारी डॉक्टर हैं उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और उनको कोविड मरीजों का इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तरह से उनसे जबरदस्ती कोविड मरीजों का इलाज करवाया जा रहा है। और फिर और जो खतरनाक बात है, 60% जो पद हैं वो रिक्त हैं डॉक्टरों, और इन डॉक्टरों को का कहना है, IMA के सेक्रेटरी का सुनील कुमार है, उनका कहना है कि इनको जिस तरह का PPE किट देना चाहिए वो PPE किट नहीं,
ये सब सच्चाई आज सामने आ रही है कि क्या दुरावस्था है हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा। डॉक्टर्स नहीं हैं, उसको जो पद रिक्त है उसको भरा नहीं जाता है, रिक्रूटमेंट बंद है। दरअसल रिक्रूटमेंट तो हर जगह बंद है। जो लोग हैं उन पर काम का बोझ ज़्यादा है और बहुत से लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। अभी आपने सुना कि बिहार सरकार ने कहा है कि 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में विचार किया जाएगा, उनको हटाया जा सकता है, उनके काम की समीक्षा होगी, वो काम करने के लायक हैं कि नहीं। ये कभी नहीं सुना होगा आपने कि रिक्रूटमेंट भी होगा, रिक्त पदों को भरा भी जाएगा, स्टाफ की कमी भी कही जा रही है कि बिहार के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। कोई भी काम जो लागू होगा उसको लागू करने में जो कर्मचारियों की भूमिका है और जो लोगों की भूमिका, अधिकारियों की भूमिका है, तो अधिकारी नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे तो वो कार्यक्रम लागू कैसे होगा। ये बड़ा सवाल है जो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा जो है हमारा है, तो ये दो प्रमुख, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी इसकी हालत बहुत बुरी है। और हम कह रहे हैं कि जो ये नीति आयोग है देश का, उस नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है वो भी अपने आप में आंख खोलने वाला है। ये नीति आयोग तो भाजपा के अंदर काम करता है, केंद्र सरकार की संस्था है, और आज जो नीति आयोग है वो पहले का जिस तरह का योजना आयोग था उस रूप में है भी नहीं। उसकी जो एक तरह की ऑटोनॉमी थी, उसकी जो स्वायत्तता थी, वो भी अब एक तरह से समाप्त हुई है। लेकिन इस नीति आयोग ने जो बिहार के बारे में कहा है वो एक जो वर्ल्ड एजेंसी के तरफ से जो है कि भाई पूरी दुनिया में एक वहनी विकास का जो मॉडल होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए जो कुछ मानदंड है, उस मानदंडों पर बिहार की स्थिति क्या है। 16 ऐसे मानदंड हैं जिसके बारे में चर्चा हुई, और उसमें बिहार जो तीसरे सबसे कहिए कि पीछे के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड और बिहार, इसकी हालत बहुत ही खराब। ये सभी मानदंडों पर बहुत पिछड़े हुए, और जैसा कि पहले हमने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा भूख से लड़ने जो हंगर इंडेक्स है उसमें भी बिहार, हिंदी प्रदेशों में बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। बिहार के बारे में जो टिप्पणी है, यहाँ पर बौनापन बच्चों में और जो कुपोषण है वो बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार के करीब 48.3% जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, वे बौनेपन के शिकार। तो किस तरह का समाज हम बना रहे हैं भाई? इतना अस्वस्थ समाज, 48% बच्चे की आप बात कीजिए, वो स्टंटेड है, उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, तो हम किस तरह की का जनरेशन खड़ा कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी कैसी हो, इसका जवाब कौन देगा? ये विकास का कौन सा मॉडल है? इसीलिए जब विकास की हम बात करते हैं तो हमको इन मानदंडों को देखने की जरूरत है। वो ह्यूमन सेंट्रिक है कि नहीं, मनुष्य के पक्ष में है कि नहीं? अगर गांधी के शब्दों में कहें तो गांधी कहते थे कि आप जो नीतियां बनाते हो उससे ये देखो कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसका चेहरा तुम्हारे सामने होना चाहिए, क्या उसको फायदा होने जा रहा है? नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे कि ये 48.3% जो बच्चे हैं हमारी जनसंख्या के, वो उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी उम्र क्या होगी,
उनकी बौद्धिक क्षमता क्या हो। और इसके लिए कहा गया, जो हम लोग कहते रहे, कि जन वितरण प्रणाली को सार्वजनिक करना चाहिए। अनाज की कमी नहीं है इस देश में, और वो सार्वजनिक करनी चाहिए, जिससे भूख से लोगों की मौत नहीं हो, उसको वो कुपोषण का शिकार नहीं हो। और जाहिर है कि बच्चे कुपोषित होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी माएँ भी कुपोषित। तो ये माँ बच्चों को कुपोषित रख इतनी बड़ी संख्या में किस विकास का ढोल पीटा जा रहा है। यह है नीति आयोग की रिपोर्ट है। और फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में नीति आयोग क्या कहता है? वो कहता है कि वो पहले 36 के अंक पर था, वो घट करके 19 पर आ गया। ये है, हालांकि मुख्यमंत्री ने आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अपनी पीठ ठोकने की कोशिश की, लेकिन जो पूरे आंकड़े हैं, और ये आंकड़े किसी विरोध पक्ष की ओर से नहीं है, बल्कि ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, और भी जो आंकड़े दिए गए हैं अलग अलग जगहों पर, वो सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो विकास का मॉडल है बिहार का, वो जन विरोधी मॉडल है, और वो पूरी तरह से जो नव उदारवादी मॉडल है उसका अनुकरण करने की कोशिश है। लेकिन उसके लिए भी जो कुछ करना था वो करने के लिए भी ये तैयार नहीं। दूसरी बात है कि हमको देखना चाहिए कि इनकी जितनी घोषणाएं हुई, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं का क्या? एक है इनकी बहुत बड़ी घोषणा जल जमीन हरियाली, उसको हमको देखना चाहिए। एक उदाहरण देकर के मैं बताने की कोशिश करूँ। बेगूसराय में एक कांवर झील है, वो 6311 हेक्टेयर में वो फैला हुआ है। 70 के दशक तक 1 लाख की संख्या में वहाँ जल पक्षी आते थे, लेकिन हाल के दशकों में इसे एक तरह से खत्म किया जाए। वहाँ पर जो मछली मारने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको बचाने की कोशिश, इसके लिए आंदोलन हुआ है, हमारे संगठन की ओर से भी इसके लिए आंदोलन हुआ है। उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया है उसको बचाने की, लेकिन बिहार सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आज स्थिति है कि मात्र 4500 से 5000 विदेशी पक्षी वहाँ आ रहे हैं, वो पूरा कांवर झील खत्म हो रहा है। तो किस जल जीवन हरियाली की बात की जा रही है? अभी बहुत हल्ला किया जा रहा है कि हमने इतने करोड़ पेड़ लगाए हैं, कुछ जो है ग्रीन कवर बढ़ा है, लेकिन ये जो इतना बड़ा जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का झील था, और जिससे बहुत तरह के लोगों का रोजगार चल रहा था, बहुत मछली मारने वाले खास करके उनका जो रोजी रोजगार था, और उसको डेवलप जो किया जा सकता था, एक बड़े जिसके बारे में कहते हैं कि मछली उद्योग को बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग हो सकता था, आज वो झील खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और उसको बचाने की कोशिश इसलिए है कि वहाँ पर जो दबंग लोग हैं, जो समाज के उच्च जाति के लोग हैं, उनकी नज़र उस जमीन पर है, उसको ले करके हथिया करके उस पर अनाज उगाने के लिए उसका उपयोग हो। लेकिन झील के रूप में जो उसका उपयोग था, और उससे जिस तरह से न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए, बल्कि वहाँ पर जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको ठीक रखने के लिए भी जो उस झील की आवश्यकता थी, आज उस झील को खत्म किया जा रहा है। तो ये हम समझते हैं कि ये भी अब एक और सवाल पर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी विकास की बातें की गई, जिसमें आप लीजिए कि जो संचार, निर्माण, ये सब तो जिसमें बढ़ोतरी हुई है,
और उसके कारण हमने बताया क्या इसकी बढ़ोतरी का कारण क्या है। उसका जो दूसरा हम जो बात करना चाहते हैं कि सरकार की आय का जाना सवाल, सरकार की आय, सरकार का राजस्व वो भी घटा है। राजस्व घटने के बहुत सारे कारण हैं और जो विकास हुआ है उसमें 75% जो सेंटर से पैसा आया है उसका भी योगदान है और फिर विदेशी एजेंसियों का जो पैसा आया है, जो रोड वगैरह हम बनते हुए देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आया है अलग अलग स्रोत से, उस पर वो जो है इस रूप में खर्च हुआ है और उस विकास के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन इनका खुद का जो राजस्व होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई है और ज़्यादा केंद्र द्वारा पैसा दिया जाए। लेकिन एक बात देखिए कि शुरुआती दौर में नीतीश जी बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए इसका खूब जोर शोर से हल्ला करते थे, बल्कि इन्होंने एक तरह से अभियान चलाया था कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन अब वो पैकेज वाली बात बंद हो, खत्म हो और खुद इनका जो पैसा जीएसटी का पैसा है वो भी पैसा इनको नहीं मिल रहा। तो एक तरह से एक पूरी जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम कह सकते हैं कि इसको जो खर्च करने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो पैसा इनके पास अब नहीं। पिछले दिनों जो बजट का आकार बढ़ा उसकी बहुत चर्चा हुई। बजट का आकार पहले 28,000 करोड़ का था, वो बढ़कर के 1.5 लाख करोड़ का हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। तो हम 2015 से 2005 से लेकर के 15 साल के बीच की बात करते हैं, तो इसमें जो इन्फ्लेशन है, मुद्रा प्रसार है, वो सबको अगर जोड़ घटा के देख लें तो उसमें कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई, बहुत आकार बढ़ गया, ऐसा भी नहीं निश्चित तौर पर। तो इसका भी जो ढोल पीटा जाता है, तो इसके पूरे अगर आर्थिक स्थिति का हम जायजा लें तो इनका आय का स्रोत घटा है और इनको जिस रूप में केंद्र से पैसा मिलना चाहिए वो पैसा भी नहीं मिल रहा है और बिहार सरकार उस बात को उठा रही है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है कि यहाँ विकास का पहिया बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हम बाहर से मदद करेंगे और यहाँ पर बिहार का बहुत तेजी से विकास होगा, तो वो जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा भी बिहार को नहीं मिल रहा है। उसका हम देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में लोग हैं और बहुत तरह के जो स्कीम वर्कर्स हैं, काम में लगे हुए लोग हैं, बड़ी संख्या में स्कीम वर्कर्स वगैरह, फिर जो मनरेगा है, ये सारे जो स्कीम्स हैं उसके लिए पैसे नहीं और सरकार पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। बहुत लोगों का वेतन रुका हुआ है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स का भी वेतन रुक जाता है, नर्सेज के वेतन रुक जाते हैं, शिक्षकों का वेतन रुका रहता है। तो ये संकट ये पहले से था, अभी और ये संकट बढ़ गया। अभी पूरे देश का संकट बढ़ा है तो बिहार का भी संकट और ज़्यादा बढ़ा है और केंद्र सरकार को जो पैसा देना चाहिए, जो मदद करनी चाहिए, वो पैसा भी नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार की सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हमारा एक जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जो संघीय ढांचा है, आज उस ढांचे का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है। पूरी तरह से केंद्र की सत्ता वही मजबूत हो रही है, पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। तो ये भी जो है एक बड़ा सवाल बन गया है। ये सारे जो स्टेट्स हैं उनको आज उनको राजस्व नहीं दिया जा रहा, पैसे नहीं दिए जा रहे, एक तरह से उन पर एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है बिहार के सामने। और फिर जो और मामले हैं कि हम जानते हैं कि बिहार जो है वो हमारे देश में जो पूरी जमीन है उसका 3% है बिहार के स्टेट में, और इसकी जनसंख्या जो है वो 9%। तो ये बहुत घने रूप में बसा।
किलोमीटर में यहाँ 1102 लोग हैं, जबकि अगर पूरे देश का आंकड़ा लीजिए तो ये आंकड़ा है देश के स्तर पर 382 लोग। शहरी क्षेत्र में बहुत कम लोग, 11% लोग रहते हैं, मतलब शहरीकरण उस रूप में नहीं हुआ है, बहुत कम शहरीकरण हुआ है। और सारे जो आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि आज भी हम गरीबी को खत्म करने में, गरीबी से मुक्ति पाने में हम सफल नहीं हुए, और जो एजेंडा होना चाहिए गरीबी से मुक्ति पाने का, वो इस सरकार के एजेंडे में नहीं है। इसलिए इसका विकास का जो चेहरा है वो गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और वो पूरी तरह से एक जो नवउदारवादी जो ढांचा होता है उसी के इर्द गिर्द ये कुछ काम करना, उस ढांचे के अंतर्गत जो कुछ विकास होता है उसका जो कुछ लाभ सर्विस सेक्टर के विकास में हुआ है वही लाभ आप देख सकते हैं। नहीं तो जो मूलभूत समस्या है आम लोगों की, मूल समस्याओं का कोई निदान इस सरकार के पास नहीं है। इसने पिछले 15 वर्षों में ये साबित कर दिया है कि ये जो है बिहार के विकास का कोई नया मॉडल प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं केरल ने जिस रूप में एक प्रो पीपल मॉडल सामने रखा, वो भी नवउदारवादी घेरे में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई समाजवादी घेरे में काम करता है। ये ठीक है कि हम एक दिन में केरल नहीं बन सकते, लेकिन हम उस मॉडल से सीख सकते हैं। हम कैसे आम जनता को विकास की प्रक्रिया से जोड़ें, ये सीख केरल देता है। हर तरह का सीख आज पूरे देश को केरल दे रहा है, लेकिन शायद केरल के पास भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है उसने, लेकिन वहाँ पर बहुत ही नवाचार के लिए, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या और कृषि भूमि भी उसके पास बहुत नहीं है। हमारे पास तो कृषि भूमि है, जल है, फिर हमारे पास जो श्रम शक्ति है, इन सब चीज़ों का जो उपयोग हो सकता था और हम पूरे देश को खिला सकते थे। इतना एक तरह से ग्रेनरी के रूप में बिहार होता। बिहार जिस रूप में सस्ते मजदूर को का सप्लायर बन के रह गया है, वो नहीं होकर के बिहार एक कृषि के क्षेत्र में और फिर औद्योगिक क्षेत्र में भी, उद्योग भी यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग होते, और यहाँ के नौजवानों को भी अगर पढ़ाई लिखाई का ढांचा उस रूप में तैयार किया जाता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होते, तो हम किसी भी राज्य से कम नहीं होते। ये पूरी तरह से पिछले 15 वर्षों में बिहार की जो पिछड़ापन है और बिहार में जिस विकास के रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे हैं वो पूरी तरह से नवउदारवादी रास्ता है। उसमें आम जनों के लिए विकास का कोई एजेंडा नहीं, और इसके साथ साथ जो हमें बात करनी चाहिए वो ये कि इनके दौर में भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। घोटालों पर चर्चा नहीं होती है, जबकि चुनाव में जो खर्च होता है वो पैसे आते कहाँ से, हमें इस बात को समझना चाहिए। ये जो पार्टियां हैं ये कहाँ से पैसा खर्च कर रही, तो उस खर्च करने के पीछे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का संस्थानीकरण हुआ, जो घोटाले हुए, उस पर भी हमको एक नजर डालना चाहिए। इनके समय में जो घोटाला हुआ है उसमें स्कूल में नामांकन का घोटाला, ये जो सोलर लाइट का जो घोटाला हुआ, जो सौर ऊर्जा वाला, उसमें बहुत घोटाले हुए हैं। जो मुखिया के स्तर पर और गांव में जो सोलर लैंप वगैरह लगाने की बात, उसमें बड़े घोटाले। ये जननी सुरक्षा योजना में जो घोटाला हुआ, फिर जो महादलित योजना, उसमें लोगों को वो झुंझुना बांटा गया था, वो लोगों को ट्रांजिस्टर वगैरह दिया गया था। क्या हो गया वो ट्रांजिस्टर आज की हालत में? क्या जिन लोगों को ट्रांजिस्टर दिया गया था वो उसको बजा भी पा रहे हैं कि नहीं? वैसे लोगों के पास वो ट्रांजिस्टर गया था, जिसने एक बार तो उसको उसमें बैटरी जो दिया गया वो उसका गाना सुना, उसके बाद से फिर वो ट्रांजिस्टर बजता नहीं है। इस तरह की कहानियाँ आप अगर जाएंगे सोशल मीडिया पर तो आपको बिहार के बारे में सब पढ़ने को मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो नीतियों का निर्धारण हुआ, तथा कथित जो गरीबों के उद्धार के लिए जिन नीतियों की बात हुई, उसमें कितने बड़े बड़े घोटाले, सृजन घोटाला हुआ जिस पर चर्चा नहीं होती है,
वो बहुत बड़ा घोटाला। फिर जो शौचालय का, शौचालय बने, बहुत जगह पर तो घोषित कर दिया गया कि अब कोई बाहर में नहीं जाता है शौच करने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने गांव, समाज, पंचायत में घूम करके देख लीजिए शौचालय की क्या हालत है। शौचालय में कुछ कोई सामान रखने का वो एक तरह का वेयर हाउस बन गया है, या कोई बकरी बांधता है, कोई गाय बांधता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसमें शौच नहीं जाता, शौच बाहर जाता। और ये बिहार की सच्चाई है, उसमें बड़े घोटाले। तो जितने भी सरकारी योजनाएं बनी, उसका जो उसमें जो पैसे का एलोकेशन हुआ वो लूट हुआ, बड़े पैमाने पर लूट हुआ। और उसमें एक और लूट, आकलन घोटाला, एस्टिमेट घोटाला, उसमें रोड बन रहा है और दूसरी चीजें बन रही हैं, तो उसमें जो है बढ़ा चढ़ा करके उसका एस्टिमेशन करना और उस पैसे की लूट करना। जाहिर है कि ये जो पैसे का लूट है ये सरकारी संरक्षण में होता है, नेताओं तक पहुंचता है, और वो इसका उपयोग चुनाव में करते हैं। चुनाव में जब हम देखते हैं कि एक इस तरह की पार्टियां जो रीजनल पार्टीज है, वो जब हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते हैं और पैसे खर्च करते हैं और बड़े पैमाने पर वो पैसा खर्च होता है, तो उस पैसे का सोर्स क्या, कहाँ से वो पैसा, तो वो पैसा इसी तरह से एक बड़े पैमाने पर जो सरकारी योजना है उसकी जो लूट है, वो लूट हर स्तर पर होता है, क्योंकि सोशल ऑडिटिंग नहीं होती, सामाजिक रूप से उसकी जो ऑडिटिंग होनी चाहिए वो ऑडिटिंग नहीं होती है, और इसके चलते लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लोग उससे जुड़ते नहीं हैं। पंचायत स्तर पर जो सभाएं होनी चाहिए, जो योजनाओं के निर्माण में जो आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ये कुछ नहीं होता है, इसलिए पैसे का बंदर बांट होता है। तो ये है विकास का असली चेहरा। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और योजनाओं में जो के बारे में हम अगर गंभीरता से देखते हैं, तो पूरा जो विकास का चेहरा है वो चेहरा पूरी तरह से जन विरोधी है। और इसीलिए जब विकास की बात करती है यह सरकार, तो इसका जवाब हमको देना चाहिए जनता के बीच जा करके। जो तथ्य आपके सामने हमने रखे, उन तथ्यों के आधार पर आप लोगों से बात करें, जाएं, बताएं कि विकास का अर्थ क्या होता है। क्योंकि हमारे लोग भी, बहुत से लोग इन बातों से कि मॉल बन गया है या पिज्जा हट खुल गया है या फिर गाड़ियाँ यहाँ पर अब उसकी संख्या ज़्यादा हो गई है और फिर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो इन सब बातों से हम भी इस विकास की चर्चा में लग जाते हैं। विकास का ये चेहरा एक वर्गीय चेहरा है, जो हमारे देश में नवोदारवादी दौर का पूंजीवाद है, उसके ये विकास का चेहरा है। लेकिन जो मनुष्य को केंद्र में रख करके उसके जो भोजन का सवाल है, उसके आवास का सवाल है, उसकी शिक्षा का सवाल है, उसके स्वास्थ्य का सवाल है, ये जो बेसिक सवाल है, उन सवालों को हल करने का प्रयास 15 साल में नहीं हुआ है। और जो हुआ, जो कुछ बनाए गए उस नाम पर कि हम उससे मादलितों की और दूसरे लोगों की बात करेंगे, वो पूरी तरह से उसने भ्रष्टाचार में उन तमाम कार्यक्रमों का वो खत्म कर दिया, नहीं होने दिया। और हम ये भी जानते हैं कि महादलित के नाम पर जो राजनीति हुई और भी जो राजनीति, उसमें कुछ बातें हुई हैं सामाजिक तौर पर, हम उसको ठीक मानते हैं। महिलाओं को आरक्षण मिला या ओबीसी को आरक्षण मिला, उससे एक एम्पावरमेंट जरूर हुआ, लेकिन हम अगर देखेंगे कि सामाजिक ताना बाना अगर रहता है, पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक, और जिसको हम फ्यूडल कहते हैं सामंती रहता है, तो उसमें अगर हम किसी दलित को मुखिया बना देते हैं, तो वो दलित अपने ढंग से मुखिया के रूप में वो काम नहीं कर पाता है। वहाँ पर जो उच्च जाति और दूसरे सवर्ण जाति के लोग हैं, उनके कहे बगैर वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता है। और जो भ्रष्टाचार होता है उसमें उसको मोहरा बनाया जाता है, उसके पीछे जो दबंग लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, जो सामंती लोग होते हैं, वो लोग उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से जो महिलाएं
जिनको अवसर मिला है पंचायत में मुखिया बनने का या और दूसरे जगहों पर काम करने का, उसमें बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने से वो काम कर सकती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में कोई मुखिया पति है, कोई सरपंच पति है, वो मुखिया को या सरपंच को जो महिला है उसको जिस रूप में काम करना चाहिए और उसका इस रूप में जो सशक्तिकरण होना चाहिए वो इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है और सामंतवादी ढांचे को ख़त्म नहीं किया गया। तो इसीलिए ये सारी बातें, ये सारा संकट हमको इस रूप में देखने को मिलता है और हम समझते हैं कि जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें जब विकास की बात होगी तो हमको इन तथ्यों के सहारे, जो तथ्य खुद सरकार के आंकड़े में मौजूद है, उन्हीं तथ्यों को लेकर के हमको जनता के बीच जाना चाहिए और सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। उम्मीद है हमने जो बातें आपसे की हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगी। आप खुद भी बहुत सारे तथ्यों को ढूंढ सकते हैं। आज वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे और उन तथ्यों के बल पर आप सरकार के जो क्लेम्स हैं, दावे हैं, उसको आप एक्सपोज कर सकेंगे। धन्यवाद।